हेलो, हसल लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेबर लॉ सेकंड में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में मजदूरी की परिभाषा के बारे में। देखिए, लेबर लॉ सेकंड, लेबर लॉ सेकंड, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में मजदूरी की परिभाषा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 2(4) में ये परिभाषित है, यानी कि इस अधिनियम के धारा 2(4) में परिभाषित है। मजदूरी से मतलब उन सभी मजदूरियों से, चाहे वेतन और चाहे भत्ता, धन के रूप में अभिव्यक्त अथवा ऐसे व्यक्त हो सकने वाला वह सब पारिश्रमिक आशयित है जिसका भुगतान यदि नियोजन की शर्तें प्रत्यक्ष या विपक्ष रूप से पूरी कर दी जाती हैं। ये परिभाषा इस धारा में दी गई है। मजदूरी के अंतर्गत निम्न शामिल है, मतलब कौन कौन सी धनराशि, कौन कौन सी मजदूरी शामिल है इस धारा के अंतर्गत। मजदूरी के अंतर्गत शामिल है, मजदूरी के अंतर्गत शामिल है, पहला, पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय, कोई अवार्ड या समझौता या न्यायालय के आदेश के अंतर्गत देय पारिश्रमिक। ठीक, मतलब पक्षकारों के बीच में किसी अवार्ड या समझौता या न्यायालय के आदेश के अंतर्गत देय पारिश्रमिक इस मजदूरी में माना आएगा। कोई पारिश्रमिक जिसके लिए नियोजित व्यक्ति ओवरटाइम या छुट्टी या किसी छुट्टी के काल के लिए अधिकारी है। ठीक, अगर उसने कोई काम ओवरटाइम में किया है, छुट्टी के समय किया है या छुट्टी के पीरियड में किया है, तो वो पारिश्रम पाने का अधिकारी होगा। और वो पारिश्रमिक वो उसके काम के बदले में जो धनराशि मिलेगी वो मजदूरी के अंतर्गत आएगा। नंबर 3, नियोजन की शर्तों के अंतर्गत कोई देय अतिरिक्त पारिश्रमिक, चाहे उसे बोनस के नाम से अभिहित किया जाए या किसी और नाम से, ठीक, वो भी मजदूरी के अंतर्गत आएगा। कोई भी अतिरिक्त का परिश्रम करेगा तो। चौथा, कोई धनराशि जो कि नियोजित व्यक्ति के नियोजन की समाप्ति के कारण किसी ऐसी अवधि, करार या लिखत के अधीन देय है, तो वो भी मजदूरी में आएगी। मतलब कोई वो धनराशि, वो रुपया जो व्यक्ति नियोजित है, नियोजित से मतलब है जो कर्मकार है, नियोजित व्यक्ति के नियोजन की समाप्ति के कारण, उसकी जो काम कर रहा था उसकी समाप्ति के कारण किसी ऐसी विधि या करार या लिखत से जो भी तय हुआ है, वो धनराशि भी उसकी मजदूरी में शामिल की जाएगी, मजदूरी मानी जाएगी। कोई धनराशि जिसका नियोजित व्यक्ति यानी कर्मकार किसी विद्यमान लागू विधि, मतलब कोई भी विधि लागू है और उस विधि के अनुसार तैयार की गई कोई योजना है, उस योजना के अंतर्गत
प्राप्त करने का हकदार है, वो धनराशि जो किसी योजना के अंतर्गत उसे प्राप्त हो रही है उसका हकदार है पाने का। एक केस है ओपी केलकर बनाम अंबादास। ओपी केलकर ही लिख लो, ओपी केलकर वर्सेस अंबादास। इस केस में ये कहा गया था कि ये 1965 का केस है कि पारिश्रमिक से घोतक है या पारिश्रमिक से मतलब है कि चाहे वह संविदा या पंचाट या सुलह या संविधि के अंतर्गत उत्पन्न हुआ हो, वो सब मजदूरी में आएगा। चाहे संविदा से, चाहे पंचाट से, चाहे सुलह से, संविदा के अंतर्गत, संविधि के अंतर्गत उत्पन्न हुआ हो, वो पारिश्रमिक, वो धनराशि मजदूरी कहलाएगा। अब वो बातें जो मजदूरी में शामिल नहीं हैं, मजदूरी में शामिल नहीं है। अभी बताया था शामिल हैं, अब है शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है? नंबर 1, लाभ बांटने की किसी स्कीम के अंतर्गत या अन्यथा कोई बोनस या नियोजन की शर्तों के अधीन पारिश्रमिक का कोई हिस्सा, वो मजदूरी में नहीं आएगा। यह पक्षकारों के बीच हुए किसी निर्णय या समझौते या न्यायालय के आदेश के अधीन देय नहीं है। पक्षकारों के बीच में निर्णय उस समय था कि आदेश या निर्णय या समझौता या न्यायालय का आदेश या निर्णय समझौता था, उसके अंतर्गत देय धनराशि वो थी शामिल उसमें मजदूरी में। लेकिन यहाँ पर पक्षकारों के बीच हुआ किसी निर्णय या समझौता या न्यायालय के आदेश के अधीन देय नहीं है, यानी कि देय नहीं है। नंबर 3, किसी आवासीय सुविधा का या रोशनी, पानी, चिकित्सीय उपचार या अन्य सुख सुविधा का मूल्य या किसी ऐसी सेवा का मूल्य जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश के द्वारा मजदूरी की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें मजदूरी में नहीं आएंगी। आवासीय है, रोशनी, पानी है, चिकित्सा उपचार है, सुख सुविधा है, किसी ऐसी सेवा का मूल्य है, तो ये जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई मजदूरी गणना में ये शामिल नहीं होंगे, ये मजदूरी में नहीं शामिल की जाएंगे। पेंशन या भविष्य निधि में नियोजन द्वारा किया गया अंशदान, पेंशन या भविष्य निधि में नियोजन द्वारा किया गया अंशदान और उस पर उत्पन्न ब्याज मजदूरी में नहीं आएगा। कोई यात्रा भत्ता, नंबर 5, कोई यात्रा भत्ता या यात्रा से संबंधित की गई रियायत का मूल्य, ये मजदूरी में शामिल नहीं है। नंबर 6, नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति के कारण विशिष्ट खर्चे की पूर्ति के लिए अदा की गई धनराशि मजदूरी में नहीं आएगी। एक केस है पुरुषोत्तम बनाम बीवी पोद्दार का। पुरुषोत्तम बनाम बीवी पोद्दार का सन 1956 का केस है। इसमें यह कहा गया था कि उपादान जो किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के समापन के कारण देय होता है तभी मजदूरी की परिभाषा में आएगा, यदि ये सिद्ध कर दिया जाता है कि किसी विधि या संविदा या निर्देशालय पत्र के अंतर्गत ये उपादान शोध है, तो ये मजदूरी में नहीं आएगा। ठीक है, मजदूरी की परिभाषा में तभी आएगा यदि वह सिद्ध कर दिया जाए किसी विधि, संविदा या निर्देशालय के अंतर्गत उपादान शोध है, तभी। अगर नहीं कर पाता है सिद्ध तो नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की मजदूरी के बारे में, मजदूरी परिभाषा के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।